हेलो दोस्तों, राजपूत ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत समाजशास्त्र की जो घटना चक्र की बुक है, जो कि जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उससे हम विभिन्न टॉपिक का क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। आज हम अपना दूसरा टॉपिक लेते हैं, जो समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब होती है। समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति 1838 में होती है। समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्ट मैरिस फेरेंकोइस जेवियर कॉम्टे ने 1838 में किया था। इस शब्द का सोशियोलॉजी प्रथम हिज्जे या विवर्तनी है का जन्म कब हुआ है, वही प्रश्न फिर से घूम के पूछा गया है। कब है इसका, ये 1838 में। समाजशास्त्र शब्द की खोज कब हुई थी, ये इसमें गलत ऑप्शन दिए गए हैं, 1938 दिया गया है, लेकिन हमारा सही ऑप्शन क्या है, 1838। तो समाजशास्त्र शब्द की खोज 1838 में हुई थी, जबकि विकल्प में हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में 1938 दिया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है और इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। आगे देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन और शोध किस विश्वविद्यालय में हुआ था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था। समाजशास्त्र में भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत कब होती है, 1914 में बम्बई, अब मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। उस समय इसकी पढ़ाई अर्थशास्त्र विषय के साथ एक ऐच्छिक पत्र के रूप में की गई। वहाँ 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र को एक संयुक्त विभाग स्थापित किया गया और पैट्रिक गिड्स, जो एक नागरिक शास्त्री थे, उनके प्रथम अध्यक्ष बने। मुंबई के बाद समाजशास्त्र की पढ़ाई 1921 में बी.एन. सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। राधाकमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले आरंभ किया गया, तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र विषय का अध्ययन प्रारंभ होता है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे कि समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ होता है, तो बम्बई विश्वविद्यालय में होता है, बम्बई में। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो अमेरिका का है। समाजशास्त्र यूरोप में पैदा हुआ और अमेरिका में विकसित हुआ, जहाँ से सारी दुनिया में फैला। आगे देखते हैं हम क्या है। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है, क्योंकि अमेरिका में हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था। यूरोप में होता है और अमेरिका में, फिर उसके बाद पूरे विश्व में फैलता है। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ होता है, तो ये आरंभ होता है समनर के। कौन थे, समनर, है ना, समनर। तो 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जी समनर के नेतृत्व में आरंभ हुआ। समनर को ही समाजशास्त्र का अकादमिक जनक माना जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य आरंभ हुआ। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, ये दोनों जिम्मेदार हैं समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए। समाजशास्त्र का जन्म यूरोप, फ्रांस में 19वीं शताब्दी में हुआ। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों की सोचने की प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति ही, बल्कि नगरीकरण के अपने प्रादुर्भावों के दुष्प्रभावों के साथ प्रादुर्भाव भी हुआ। मलिन बस्तियाँ बढ़ी, कारखानों में के कामगारों का जीवन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ, उनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए। औद्योगिक क्रांति, नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज को नई संरचना तो बनाई, किंतु यह संरचना अपने दुष्परिणामों से बच न सकी। अतः इस नई सृजित परिस्थितियों में क्या हुआ को समझना भी आवश्यक हो गया, और इन्होंने समाजशास्त्र के विषय के आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया, जिसके अधीन इनका व्यवस्थित अध्ययन हो सके। इस मुख्य लक्ष्य के ऐसे निर्माण था जिसमें उद्योगों के प्रादुर्भाव से मुक्त हो सके। फ्रांस है। अब देखिए यहाँ पर कथन कारण दिए गए हैं, जिसमें कि क्या है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई।
इसका लक्ष्य सामाजिक घटनाओं के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। अब देखिए ये क्या है, इसमें देख लेते हैं। यह ए सही है लेकिन आर गलत है। आर, इसका आर क्या है, ये आर गलत है ना। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि नगरीकरण के अपने प्रादुर्भावों के साथ अपने दुष्प्रभावों के साथ इसमें प्रादुर्भाव हुआ। इसके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए। औद्योगिकरण, नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज को नई संरचना तो बनाई, किंतु यह संरचना अपने प्रादुर्भावों से बच न सकी और इनकी नई सृजित परिस्थितियों को समझने भी आवश्यक हो गया। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय का आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया, जिसके अधीन इनकी व्यवस्थित अध्ययन हो सके। इनका मुख्य लक्ष्य समाज को ऐसे समाज का निर्माण करना था जो उद्योगों के दुष्प्रभावों से कैसा हो, मुक्त हो सके इन उद्योगों के दुष्प्रभाव से। अब आते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक पे, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित है, ना कि विषय वस्तु में। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित है। कहाँ पे, पद्धति में निहित है, ना कि विषय वस्तु में। और ये किसने कहा, कार्ल पियर्सन ने कहा। कार्ल पियर्सन ऐसा मानते हैं। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उनकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। और स्टुअर्ट चेज ऐसे ही कहते हैं, ने अपनी पुस्तक जो है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखा है, विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। उन्होंने कहा सभी विज्ञानों की तात्विक एकता किसमें निहित है, उनकी पद्धति में। उन्होंने कहा विज्ञान का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। क्या किसने कहा, स्टुअर्ट चेज ने कहा द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में। उसने कहा कि सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, ना कि विषय वस्तु में। तो ये आपको पता है कौन है, कार्ल पियर्सन है। द ग्रामर ऑफ साइंस इनकी पुस्तक थी, इसमें उन्होंने कहा था सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में निहित है, ना कि विषय वस्तु में। निम्नलिखित में से एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। पहली विशेषता देखिए क्या है, सामान्यता, वैषयिकता और निश्चयात्मकता। नैतिकता जो है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता द्वारा पक्षपात रहित होकर विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जो विचार, नैतिकता, दर्शन, तत्वमीमांसा, मेटाफिजिक्स से संबंधित न होकर वस्तुनिष्ठ अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग, वर्गीकरण के साथ व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं: सत्यापनशीलता, तार्किकता, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता, कारणात्मक संबंध, सामान्यतया पूर्वानुमान की क्षमता और सामान्यीकरण। क्या समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध के बारे में किस विद्वान ने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता करता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता प्रदान करता है। तो ये किसका मानना है, मैकाइवर और पेज का मानना है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं हम। मैकाइवर ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता देता है, और जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। अब आते हैं, समाजशास्त्र अन्य वैज्ञानिकों की ना तो दासी है और ना ही गृहस्वामिनी है, बल्कि उनकी बहन है। यह किसने कहा, ये कहा बर्न्स और बेकर ने। बर्न्स, अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बर्न्स और बेकर ने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृहस्वामिनी, बल्कि उनकी बहन है। समाजशास्त्र अन्य विज्ञानिकों की क्या है, बहन है। समाजशास्त्र मानव शास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह किसका माना था, रेडक्लिफ ब्राउन का मानना था। रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है कि समाजशास्त्र मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त, सामाजिक मानवशास्त्र जो है तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। किसने माना, रेडक्लिफ ब्राउन ने माना। क्रोबर ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को बहनें कहा है, कैसी, जुड़वा बहनें। एल क्रोबर के अनुसार समाजशास्त्र और मानवशास्त्र क्या हैं, जुड़वा बहनें हैं। आगे देखते हैं। अब आते हैं हम समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक। अब इसमें देखिए पाश्चात्य विचारक में पहले विचारक हमारे कौन है, ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में पहला प्रश्न है, ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म और देश कौन सा है, तो ये हमारा फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। अब हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि 1798 में, 1798 फ्रांस। ये समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे का जन्म 1798 मेटापेलियर
फ्रांस में, और मृत्यु 1857 में पेरिस में हुई थी। 1758 में जन्म होता और 1857 में पेरिस में मृत्यु हो जाती है। समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए? फ्रांस में पैदा हुए। निम्नलिखित में से किसे प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सर्जन किया है? यह अगस्ट कॉम्टे ने किया है। सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर अगस्ट कॉम्टे ने दर्शन की जिस शाखा को जन्म दिया वो आजकल प्रत्यक्षवाद के नाम से जानी जाती है। कांत के विचारानुसार ज्ञान का विकास कुछ चरणों से हुआ है। प्रथम चरण पर ज्ञान के धर्मशास्त्रीय आदिवासी काल्पनिक रूप का विकास हुआ। धीरे धीरे यह रूप तत्वशास्त्री अथवा अमूर्त रूप से गुजरते हुए अपने अंतिम और उच्चतम स्तर पर पहुंचा। कांत के ज्ञान के विकास के इस अंतिम चरण के लिए पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग किया गया, जिसे आजकल विज्ञान या विज्ञानवाद के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञान की शाखा में अनुभवपरक तथ्यों को ही ज्ञान का आधार माना जाता है। यह सिद्धांत वस्तुओं के तात्विक प्रकृति से संबंध में विचार करने का विरोधी है। आगे देखते हैं क्या है टॉलकट पार्सन ने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में उन सभी सामाजिक सिद्धांतों को पॉजिटिविस्टिक कहा जिसमें कर्ता के रूप में मानव सभी मानवीय क्रियाओं को कर्ता के स्वयं के दृष्टिकोण से निरपेक्ष भाव से समझता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्षवाद का स्पष्ट आलोचक है? कौन है? ये मैक्स वेबर और हैबरमास दोनों हैं प्रत्यक्षवाद के स्पष्ट आलोचक। देखिए, दोषी और जैन रावत पब्लिकेशन की जो पुस्तक है वह सामाजिक विचारक में संस्करण, ये पेज नंबर है और ये पेज नंबर और पेज संख्या ये है, संस्करण 16 है और पेज नंबर 328 में ये बताया गया कि वेबर प्रत्यक्षवाद के घोर विरोधी थे। उनका मानना था प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान अपने उद्देश्य और कार्य विधि में एकदम अलग है। प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन की प्रघटनाओं पर निश्चित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मानव क्रियाओं के संबंध में वैध सामान्यीकरण करना समाजशास्त्र के लिए कैसा है? असंभव है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक दुनिया का संचालन जिन नियमित सिद्धांतों द्वारा होता है उस तरह का संचालन मानव क्रियाओं का नहीं होता है। वेबर का तर्क था कि विज्ञान की विधि चाहे वस्तुओं पर लागू की जाए या मनुष्यों पर, इसमें बराबर अमूर्तीकरण और सामान्यीकरण होते हैं। स्टीफन के हाइट की पुस्तक द रिसेंट वर्क ऑन द जुर्गेन हैबरमास रीजन जस्टिस एंड मॉडर्निटी में उद्धृत किया है कि प्रतिवाद पर हैबरमास की आपेक्ष मुख्य रूप से इस दावे के विरुद्ध है कि विज्ञान की वैधता वैज्ञानिकता की ओर से किसी भी प्रामाणिक प्रतिबद्धता से स्वतंत्र है। विशेष रूप से हैबरमास प्रश्न करना चाहता है कि क्या वैज्ञानिक ज्ञान वास्तव में हर मानदंड के बंधन से मुक्त है? अब देखिए, अगस्त कॉम्ट ने अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना गया है? सी माना गया, जो कि हमारा क्या है? जे हैबरमास। अब देखिए, अगस्त कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? ये कब रखा? 1839 में। अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र नामकरण से पूर्व इसे सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी। सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखने के लिए विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। डॉक्टर J.P. सिंह तथा अन्य कई विद्वानों ने 1838 संदर्भित किया है, जबकि विद्याभूषण और सचदेव ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में 1839 इंगित किया है। और लोक सेवा आयोग ने इसको क्या माना है? सी ही माना इस ऑप्शन को। किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी? तो आपको पता है अगस्त कॉम्टे हैं। अगस्त कॉम्टे समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया 1838 में। किस समाज दार्शनिक ने समाज को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी? अगस्त कॉम्टे ने। किसने कहा समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है? अगस्त कॉम्टे ने कहा। समाजशास्त्र का जन्म पूर्व में क्या नाम था? सामाजिक भौतिकी नाम था। सोशियोलॉजी शब्द की रचना से पूर्व कांत ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशल फिजिक्स। निम्नलिखित में से किसे सोशियोलॉजी सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की? अगस्त कॉम्टे ने। अगस्त कॉम्टे के प्रतिच्छवादी चिंतन का परम लक्ष्य तत्कालिक अव्यवस्थित समाज को पुनर्व्यवस्थित करना था। उन्होंने सामाजिक घटनाओं के शाश्वत नियमों की खोज का जो दायित्व समाजशास्त्र को सौंपा था, उसका मकसद ही यही था कि उन्हीं नियमों को परिप्रेक्ष्य में समाज को पुनर्व्यवस्थित करना संभव होगा। अगस्त कॉम्टे ने प्रत्यक्षवादी विचारधारा का
विस्तृत परिचय देने के साथ ही समाज के तदनुरूप पुनर्व्यवस्थापना की एक योजना भी प्रस्तुत की। यह योजना प्रारंभ में मानव जीवन के बौद्धिक पक्ष की प्रधानता स्वीकार करते हुए प्रस्तुत की थी, परंतु बाद में अगस्त काम्ते ने बौद्धिक पक्ष के बदले भावात्मक पक्ष की प्रधानता स्वीकार करते हुए इसे पुनर्रचित कर दिया था। अब समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था। किसने? अगस्त काम्ते ने किया था। कांत की नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण निम्नलिखित में किसने आधार पर करना चाहते थे? नैतिकता, सामाजिक एकता और मानवता का नया धर्म। ये ऑप्शन हमारा ये कौन कौन थे? नैतिकता और मानवता का नया धर्म। ये दो ऑप्शन हमारे दो सही हैं। हमारे कौन कौन से? 1 और 3। एक नैतिक एकता और दूसरा मानवता का नया धर्म। अगस्त काम्ते एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में नैतिक एकता और मानवता के धर्म के आधार पर करना चाहते थे। जेम्स मिल ने कांत के नवीन विचार समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया? जेम्स मिल ने इथोलॉजी। जेम्स मिल ने कांत के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए नीति शास्त्र इथोलॉजी शब्द का प्रस्ताव किया, जिसे कि विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। किसने यह कहा कि समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी हैं? यह अगस्त काम्ते ने कहा था। मानव के धर्म को कायम रखने के लिए अगस्त काम्ते ने मानवता के पौरोहित्य का प्रावधान करते हैं। पुरोहित का दायित्व वे सामाजिक स्थितिकी यानी सोशल स्टैटिक और सामाजिक गति की सोशल डायनेमिक को जानकर समाजशास्त्रियों पर सौंपते हैं। पुरोहित बनने की उम्र 28 वर्ष होगी। 35 वर्ष की उम्र पुरोहित को धर्मपाल व्यवस्था में प्रवेश मिल सकेगा। पुजारी कर्म के संपादन को पूरा अधिकार 42 वर्ष की उम्र में प्राप्त होगा। पुरोहितों का यह धर्माध्यक्ष होगा। अगस्त काम्ते एकमात्र धर्माध्यक्ष थे। अतः स्पष्ट है कि अगस्त काम्ते ने कहा था कि समाजशास्त्र आधुनिक समाज के पुजारी हैं। हमारा देखिए समाज कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए। समाज के पुनर्गठन के उत्तरवर्ती योजना में अगस्त काम्ते का प्रत्यक्षवाद बुद्धि प्रधान न होकर भावना प्रधान बन जाता है और इसी के साथ ही मानवता के धर्म के स्वरूप को ग्रहण कर लेता है। अगस्त काम्ते की योजना के मुताबिक पुनर्गठित समाज के अंतर्गत प्रेस की उपयोगिता नहीं होगी। वस्तुतः अगस्त काम्ते प्रेस को एक विघटनकारी संस्था के रूप में पहचानते थे और मानते थे प्रत्यक्षवाद की छत्र छाया में आध्यात्मिक स्वतंत्रता के पूर्ण विकास के परिणाम स्वरूप प्रेस का विलोपन हो जाएगा। कांत के 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? समरेखी प्रतिमान बताया। अगस्त काम्ते समाजशास्त्र को तथाकथित जनक एक समाजशास्त्री योगदान उद्भव सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसे समरेखी सिद्धांत भी कहते हैं। उनका विचार था कि मानव बौद्धिक विकास 3 चरणों से गुजरता है। जैसे जैसे मानव एक चरण से दूसरे चरण में जाता है वैसे वैसे उसमें क्या है जटिलता बढ़ती जाती है। वे 3 चरण कौन कौन से थे? धर्मशास्त्री जिसे थियोलॉजिकल, तात्विक मेटाफिजिकल और प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्टिक। अब आते हैं इसके बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। धर्मशास्त्र के आधार पर काल्पनिक स्तर भी कहा जाता है। इस स्तर पर मानव प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ मानता था। कांत ने इस धार्मिक स्तर के 3 उपस्तरों की चर्चा की। कौन कौन से थे? वस्तु पूजा जिसमें या प्रकृति पूजा। इस स्तर में इंसान ने प्रत्येक वस्तु को जीवन की कल्पना की और सजीव हो या निर्जीव। बहुदेववाद में क्या किया? इस स्तर में विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई और उनका संबंध विभिन्न प्रकार के संबंध घटनाओं में माना गया। अब आता है एकेश्वरवाद। यह धर्मशास्त्रीय सिद्धांत धर्मशास्त्रीय स्तर का अंतिम चरण है और इस चरण में लोग बहुत से देवी देवताओं में विश्वास न करके एक ही ईश्वर में विश्वास करने लगे। तात्विक या अमूर्त स्तर के इस चरण में मनुष्य की तर्क क्षमता बढ़ गई और इस स्तर के प्रत्येक घटना के पीछे अमूर्त और निराकार शक्ति का हाथ माना गया। इस स्तर में सत्ता आधार दैवीय अधिकारों के सिद्धांत होते थे। अब आते हैं प्रत्यक्षवादी स्तर समाज और मानव मस्तिष्क के उद्विकास का अंतिम चरण है। इस स्तर में प्रत्येक घटना का विश्लेषण, अवलोकन और निरीक्षण और प्रयोग वैज्ञानिक तुलना के आधार पर होने लगता है। समाज में बौद्धिक, भौतिक और नैतिक शक्तियों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। इस स्तर में मानवता का धर्म, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी और प्रजातंत्र का विकास होता है। वर्तमान मानव समाज इसी स्तर में है। कांत के परामर्शदाता कौन थे? सेंट साइमन थे। ये प्रश्न पूछा गया है 2024 के जून जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ उसमें
काउंट के परामर्शदाता कौन थे? सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर ऑगस्ट काउंट ने दर्शन के जिस नवीन शाखा को जन्म दिया उसे आजकल प्रत्यक्षवाद के नाम से जानी जाती है। सेंट साइमन ने प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति का तथा दर्शन शास्त्र के साथ के क्षेत्र में इस पद्धति का विस्तार का बोध कराने के लिए किया था। ऑगस्ट काम्ते ने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में पॉजिटिव प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग साइंटिफिक वैज्ञानिक शब्द या पर्याय के रूप में किया। निकोला एबैग्नानो के मतानुसार पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने? सेंट साइमन ने किया था। ऑगस्ट काम्ते ने से उन्हीं से अधिग्रहित किया था, परंतु फ्रेज एडलर इस शब्द की रचना का स्वयं को श्रेय लेते हैं। ऑगस्ट काम्ते कह रहे हैं कि एडलर इस शब्द की रचना का श्रेय स्वयं किसको देते हैं? ऑगस्ट काम्ते को देते हैं। निम्नलिखित में किसने त्रिस्तरीय नियम प्रतिपादित किया? तो आपको पता है ऑगस्ट काम्ते हैं। कांत के उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारों का प्रभाव पड़ा? सेंट साइमन पर। कांत के शिक्षक कौन थे? ये थे आपके सेंट साइमन। ऑगस्ट काम्ते के समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि उनमें और सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र, अब देखिए यहाँ बी और सी सही है, समाजशास्त्र शब्द की रचना करी थी और समाजशास्त्र के अध्ययन में वैज्ञानिक तरीका सुझाया था। अस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एक फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट मैरिस फेरेकियस एक्सेवियर काम्टे ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। इस शब्द का सोशियोलॉजी प्रथम हिज्जे या वर्तनी है। चूँकि सोशियोलॉजी शब्द उस विषय का सबसे पहले ऑगस्ट काम्ते ने विकसित किया था, इसीलिए उन्होंने समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। हालांकि उन्होंने अपने त्रिस्तरीय सिद्धांत में प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक शब्द के पर्याय के रूप में किया था। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्यक्षवाद विचार के पूर्ण व्यवस्थीकरण का और मानव विज्ञान के सभी वस्तुओं तक के वैज्ञानिक विस्तारण का प्रयास किया। अतः वे ये दोनों सही हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डॉक्टर JP सिंह ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र अवधारणाएं और सिद्धांत में उल्लेख किया है कि विभिन्न पुस्तकें ऑगस्ट काम्टे या ऑगस्ट कांट, कुम्ट, काम्ट इत्यादि में लिखा गया, परंतु तमाम गलत हैं। उच्चारण फ्रांसीसी ऑगस्ट कॉन्त होगा जो वही प्रमाणिक है। समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ए ऑगस्ट काम्टे को जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये ऑगस्ट काम्ते। ऑगस्ट काम्ते के अनुसार क्या है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। तो ऑगस्ट काम्ते ने समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा। उन्होंने समाजशास्त्र के दो भागों में विभाजित किया, सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी को समाजों के अस्तित्व को, दशाओं और सदस्यों के नियमों और सामाजिक गतिकी की सामाजिक परिवर्तनों के नियमितताओं और अनुक्रम के नियमों का अध्ययन किया है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह किसने कहा? ऑगस्ट काम्ते ने कहा। ऑगस्ट काम्ते ने समाजशास्त्र के विभाजित किया है सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गति विज्ञान में। किसने समाजशास्त्र को स्थितिकी और गति में प्रस्तुत किया? दो अवधारणाएं, तो ये ऑगस्ट काम्ते ही है। ऑगस्ट काम्ते ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया। किसने विभाजित किया? उन्होंने सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। ऑगस्ट काम्ते ने विज्ञानों को संयोजन श्रेणीबद्ध रूप में किया। इसमें कौन सा सही है? तो हमारा ऑप्शन ए सही है। क्या है? गणित शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और समाजशास्त्र। अब देखिए यहाँ पर समाजशास्त्र के विज्ञानों का सोपान का हायरार्की ऑफ साइंस इस प्रकार है। गणित शास्त्र पहले आता है, खगोल शास्त्र अथवा नक्षत्र विज्ञान जिन्हें, और भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और प्राणी शास्त्र और समाज शास्त्र। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लिया। ऑगस्ट काम्ते ने विज्ञानों का वर्गीकरण एक उद्विकासी सिद्धांत है। उनका मानना है कि विज्ञानों का चिंतन और का उद्विकास हुआ है। इनके अनुसार समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, इसलिए यह सबसे अधिक जटिल विषय है। चूँकि गणित सबसे बुनियादी और सरल विषय है, इसीलिए इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। कांत का कहना था कि हर पूर्ववर्ती विज्ञान बाद में आने वाले विषय से ज़्यादा सरल है। उनका यह विचार घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? ऑगस्ट काम्ते ने विज्ञानों के संस्करण में प्रथम स्थान किसको दिया था? गणित को दिया था। निम्नलिखित में किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया? ऑगस्ट काम्ते ने प्रस्तुत किया। निम्नलिखित किसने विज्ञानों का वर्गीकरण किया? ऑगस्ट काम्ते ने। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी माना? ऑगस्ट काम्ते ने।
विज्ञानों के वर्गीकरण करते हुए कांट ने गणित को सर्वप्रथम और समाज को अंतिम स्थान दिया। उन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी माना। अब देखिए यहाँ तक हम अपने थिंकर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट थिंकर हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अगर जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो तैयारी कर रहे हो समाजशास्त्र से संबंधित विषयों में उन मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।